हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और अगर हम अपने आप को हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं तो कचरे से निजात पाना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर हमारे पास है आज का ये पाठ नंबर 16, कचरा संग्रहण एवं निपटान। यानी कि कचरे को संग्रहित करना बहुत जरूरी है और कचरे को निपटाना बहुत जरूरी है। कचरे को निपटाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कचरे को क्यों निपटाया जाए और अगर हम नहीं निपटाएंगे तो क्या होगा। अगर आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित है, मैं स्वस्थ हूं, सुरक्षित हूं, तो किस वजह से हूं? क्योंकि हमारे आसपास की बीमारियां अभी कम है। लेकिन अगर हम कचरे को नहीं निपटाएंगे तो बीमारियां धीरे 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 बढ़ती जाएंगी और आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों को सब कुछ स्वस्थ और सुरक्षित रूप में प्रदान करें, तो हमें अपने बारे में सोचने के साथ साथ समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ओखला के आसपास के एरिया में रहते हैं, यमुना नदी के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा यमुना नदी के अंदर कचरा कितना ज्यादा बढ़ गया है। ओखला में बहुत बड़े बड़े कचरों के ढेर हैं जो कचरों के पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। अगर हमने उसे सही तरीके से नहीं निपटाया तो सोच कर देखो कि कितनी बड़ी बीमारियां हमें घेर लेंगी। तो चलिए जानते हैं इस पाठ से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है और कुछ नया सीखने के लिए अगर हमें मिलेगा तो उसको अपने जीवन में जरूर ढालेंगे। अगर हम आसपास में गंदगी करते हैं या फिर कोई और करता है तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे और खुद को भी स्वस्थ रखेंगे और समाज को भी स्वस्थ रखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को, कचरा संग्रहण एवं निपटान को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मोदी सरकार आई थी तो सबसे पहला मुहिम रखा गया था सफाई के ऊपर आधारित। बहुत सारे जो जनता पार्टी के साथ साथ और भी बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट आए जिसमें गंगा और यमुना नदी को साफ करने की बात की गई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वोटिंग तक ही होता है। जैसे ही सरकार बन जाती है ये सब करना भूल जाती है। फिर नए मुद्दे, नए तरीके, नए तरीकों से जनता को गुमराह किया जाता है। अगर बच्चों हम जागरूक नहीं बनेंगे तो हम अपने समाज को कभी नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए चलिए जानते हैं कि किस प्रकार के प्रदूषण हमारे आसपास में हम बढ़ा रहे हैं और किस प्रकार से उसे निपटाना चाहिए। हम अपने आसपास में जैसे कि विद्यालय, दुकानों, कार्यालयों में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाते हैं और ओढ़ने पहनने के लिए खरीदते हैं। सामानों को जब खरीदा जाता है तो या तो वो प्लास्टिक के पैकेट्स में आते हैं बेटा, या फिर गत्तों में आते हैं, या फिर जूट के कपड़ों के, या फिर और किसी थैले के रूप में हमें प्रदान किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम बार बार प्रयोग में ले सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कचरे को निपटाने में मदद कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कचरे को बढ़ाने में जो हम पहले प्रयोग करने वाली चीजें थी उसको कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जागरूक तो हुए हैं, लेकिन क्या उस हद तक हुए जिस हद तक हमें हो जाना चाहिए। जैसे कि आप प्लास्टिक की थैलियों, धातु के जो रैपर्स होते हैं, जैसे आप एल्यूमिनियम फॉइल कहते हैं बेटा, उसे भी आप खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको आप कचरे में या फिर इधर उधर कहीं फेंक देते हैं। फेंकने के बाद पानी इकट्ठा होता है सार्वजनिक स्थलों पर। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, जैसे आप रेलगाड़ी में जाते हो, मूंगफलियां खाते हो और मूंगफली के छिलकों को आप रेलगाड़ी के डब्बों में ऐसे ही फेंकते रहते हो। तोड़ा, मूंगफली खाया और छिलके फेंक दिए। इससे हम बहुत सारा गंद मचा देते हैं और अगर आप चाहते हो कि उस गंद से खुद को भी बचा कर रखो तो ऐसे ना क्या करो, अपने तरीकों को बदलो। देखो, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल 0% करेंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम प्लास्टिक का प्रयोग 0% करने पर आ गए तो बाकी चीजों का प्रयोग बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनकी खपत बढ़ने से मूल्य बढ़ जाएगा। सोच के देखो कि अगर आप 5 रुपए का सामान लेने जाते हो तो प्लास्टिक के पैकेट में कितनी आसानी से आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो प्लास्टिक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो क्या वो 5 रुपए में मिलेगा हमें? नहीं। हम बंद तो नहीं कर सकते प्लास्टिक को, पर हाँ उसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी है, कचरे को नहीं फैलाना है। अगर हमारे आसपास में बेटा हम कचरा फैलाते हैं तो जितना हो सके उसको कंट्रोल करें, कम से कम कचरा फैलाएं और अपने घरों में कम से कम 2 प्रकार के डस्टबिन का प्रयोग जरूर करें, गीला और सूखा कचरा। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली, हरियाणा और आसपास के जो भी राज्य हैं उनमें कचरा उठाने वाली गाड़ियां आती हैं अब, और वो साफ कहती है कि गीला कचरा अलग दो, सूखा कचरा अलग दो। क्यों कहती है वो
वो सरकार इसलिए इस तरीके से एडवर्टीजमेंट कराती है जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास में जो हम गंदगियां फैलाते हैं उसका वर्गीकरण करना आसान हो जाए, उनको छांटना आसान हो जाए। अगर हम कचरों को अच्छी तरीके से छांटेंगे तो उसका निपटान करना आसान हो जाएगा। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि अपने घरों में आप किताबों को रखते हो और किताबों में मान लो आपकी और आपकी बहन की किताबें हैं और वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, तो उसको छांटने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लो आपको गणित की किताब चाहिए तो सारी किताबों में से ढूंढना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम उसको निपटान कर दें और उसको संग्रहित कर ले कुछ इस तरीके से कि ये मेरी बहन की किताबें इस साइड और मेरी किताबें इस साइड, तो इस तरीके से आपकी किताबों को ढूंढना एज कंपेयर टू पहले केस के कंपैरिजन में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कचरे को निपटान करना बहुत जरूरी है, साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। कचरे को जब हम पृथक करते हैं तो उसे हम उसको आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया, लेकिन यह सिर्फ आरंभ ही था, अंत अभी तक नहीं हुआ। और शायद सरकारें बदलती रहेगी लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाएगा कि हमारा भारत कभी पूरी तरीके से स्वच्छ हो पाए। सिर्फ और सिर्फ चश्मा लगाने या फिर उस पर स्वच्छ भारत लिख देने से भारत स्वच्छ नहीं होने वाला। इसकी शुरुआत हमें करनी होगी, इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, अपने विद्यालय से करनी होगी, अपने चाल चलन से करनी होगी। अगर आप किसी पब्लिक या कह सकते हो सार्वजनिक जगह पर जाते हो तो आपका यह प्रमुख दायित्व बनता है कि आप कचरा ना फैलाएं, और अगर कोई दूसरा कचरा फैलाता है तो उसको प्यार से समझाएं। लड़ना झगड़ना तो वैसे भी नहीं बेटा, दूसरों की आफत अपने सिर क्यों पालनी। नहीं करता साफ सफाई, छोड़ो जाने दो। हर किसी को कचरे को तो हम उठाकर नहीं रख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैं कहूं कि नहीं बेटा दूसरा कचरा फैले तो उसे समझाओ, ना समझे तो उठाकर आप रख दो, ये सिर्फ और सिर्फ 5-7% ही हो सकता है। अब इस तरीके से लोग, समाज हमें गम लेती है और वो बार बार कचरा फैलाएगी, आपको बार बार उठाना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ आप 1-2 बार समझाएं, वरना ना समझे तो जाने दो। आप अपने आप को समझाओ कि आप ना कचरा फैलाओ, कम से कम अपना काम तो करो। तो वही कह रहा है कि कचरे का निपटान करना बहुत जरूरी है। कचरे का निपटान क्या होता है, कैसे किया जाता है? सफाई कर्मचारी आपके घर से कचरा लेकर जाते हैं। कचरे को 2 अलग वर्गों में बांटकर रखा जाता है, गीला और सूखा। गीला का मतलब गीला नहीं होता, गीला का मतलब है बेटा ऐसी चीजें जिनको गला सड़ा कर खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी ऐसे वेस्ट जो गल सड़ सकते हैं। वहीं पर दूसरा होता है आपके पास सूखा कचरा, जिसमें प्लास्टिक, कांच ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनको हम पुनः चक्रण कर सकते हैं और इनको एक से ज्यादा बार प्रयोग में लाया जा सकता है। कंपनियों में वो जाते हैं, काटा फाटा जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है और दोबारा नई बोतलों, नए सामानों में उसे बदल दिया जाता है। उसके बाद कहता है क्या कि अगर कुछ ऐसे कचरे हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, तो उनको किसी ऐसे इलाके में ले जाया जाता है जहां पर लोग बाग नहीं रहते, यानी कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, और ऐसी जगह जहां पर बेटा उपजाऊ जमीन बिल्कुल भी नहीं है, उन जगहों पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और इन गड्ढों को खोद कर इनके अंदर उन कचरों को दबा दिया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र, ठीक है, कहते हैं। यानी कि सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्रित करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं वहां ले जाते हैं और उनमें उन्हें भर देते हैं, जो कचरा पुनः चक्रित नहीं हो सकता। ठीक है, अब कहते हैं क्या कि वहां कचरे के उस भाग को जिसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, उसी रूप में प्रयोग किए जाने वाले कचरे को प्रयोग करते हुए पृथक कर लिया जाता है। और पृथक करने के बाद इस तरीके से अलग अलग कचरे हो गए। यहाँ पर अलग प्रकार का कचरा है, यहाँ पर अलग, जैसे प्लास्टिक वाला कचरा, धातु वाले कचरे, मेडिकल वेस्ट कचरा, इन कचरों को अलग अलग रखा जाता है। अब कहते हैं क्या कि अगर आप पार्क में, मैदानों में जाएं और आप गड्ढा खोदना शुरू करें तो आप नोटिस करेंगे बेटा कि आपको बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां वगैरह मिल जाएंगी। वो थैलियां आज नहीं, शायद हो सकता है 5, 7, 10 साल पहले की हो। तो इसीलिए इससे ये भी पता लगता है कि प्लास्टिक को अगर आप मिट्टी में दबा भी दोगे तो गलने सड़ने वाला नहीं है वो, तो इसीलिए उनका पुनः चक्रण करना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम मिट्टी के अंदर थैलियों को दबाते जाएंगे और मिट्टी अनुपजाऊ बन जाएगी, पेड़ पौधे वहां पर नहीं उपज पाएंगे। तो सबसे बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जिन चीजों का हम
निपटान कर सकते हैं उन्हें हम निपटान करें। तो वही कहना है कि क्रियाकलाप कीजिए। अपने जो घर है उनके कूड़ेदान में फेंकने वाले जो कचरे हैं उनको आप देखिए, उनको 2 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। पहला समूह होता है जिसमें आप रसोई का कचरा लेंगे, जैसे कि सब्जी, छिलके, अंडे के खोल या बचा हुआ अवशिष्ट भोजन, चाय पत्ती इत्यादि। उसके बाद समाचार पत्र, सूखी पत्तियां, कागज, थैलियां, इनको सड़ाया जा सकता है, इसलिए समूह 1 में है। समूह 2 में लेंगे बेटा कपड़ों के टुकड़े, पॉलिथीन, थैलियां और टूटा हुआ कांच, एल्यूमिनियम के रैपर्स, कील, पुराने जूते, टूटे हुए खिलौने। अब क्या कहेंगे, अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें A, B, C, D से नामांकित कर दीजिए। ठीक है, कर देंगे जैसे यहां पर है। उसके बाद कह रहा है क्या, प्लास्टिक की 2 थैलियों, ठीक है, देखो लिखा है ना, प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इन्हें मुंह को कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों को और दूसरी ढेरियों को पृथक करके गड्ढे में डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको 10 दिन बाद, 5 दिन बाद थोड़ा सा नोटिस कीजिए और आप नोटिस करेंगे कि जो किचन वाली चीजें होती हैं वो सड़ने और गलने लग जाएंगी, उनमें से दुर्गंध आने लगेंगी और परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो मिट्टी का भाग बन जाएंगे। वहीं पर जो प्लास्टिक की चीजें हैं या फिर बेटा कपड़े इत्यादि हैं, उनको सड़ने गलने में टाइम लगता है। कागज को गलने में भी टाइम लगता है। कागज जो है लगभग आप कह सकते हो कि 2 साल में गल जाता है, 1.5 से 2 साल में। कपड़ों को गलने में इससे ज्यादा समय लगेगा और प्लास्टिक का शायद 100 साल में भी ना गल पाए वो। इस तरीके से आपने जो भी परिवर्तन देखा बेटा 4 दिनों बाद वो आपको लिखना है। उसके बाद 6 दिनों बाद लिखना है, 2 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद ये लिखना है। उसके बाद कहता है कंपोस्टिंग क्या होता है। कंपोस्टिंग, आपने कंपोस्टिंग वर्ड सुना होगा वर्मी कंपोस्ट के नाम पे, या फिर आप पेड़ पौधे में बेटा खाद डालते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि जिस कचरे को, जो चीजें आपने देखा उनमें खाद बन गई है जिसका प्रयोग आप पौधे के लिए किया जाता है या कर सकते हैं। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको गलाया या सड़ाया जा सकता है, उनको गला सड़ाकर अगर खाद में बदला जाता है तो उसको खाद बदलने की प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। आपके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके बचे हुए अवशेष होते हैं, उनको गलाया या सड़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये परिभाषा आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये परिभाषा आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस परिभाषा के आधार पर ही हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आगे जो लिखा हुआ है पॉइंट उनके बारे में। तो कहते हैं क्या कि जो हमारे 2 अलग अलग कूड़ेदान हमने लिए हैं, एक नीला ले लिया, एक लाल ले लिया, हरा ले लिया, किसी भी रंग का ले सकते हो आप। बस आपको खुद ध्यान रखना है या तो रंग दोनों का सेम हो, उसके ऊपर आप लिख दें, मार्कर से लिख दें कि ये जो है हमारा रसोई का कचरा है और ये जो है बाकी अवशिष्ट पदार्थ हो गए जैसे कि। तो ये कह रहे हैं क्या कि प्रायः जो है वो एक जो रंग नीला तथा दूसरा जो है हरा होता है। ये जरूरी नहीं है एक लाल आप ले लो और दूसरा जो है वो आप हरा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई 2 रंग ले सकते हो जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि मैंने किस मतलब डब्बे में डाला है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग की जा सकने वाले पदार्थ को डाले जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जैसे कांच हो गया, धातुएं हो गई, कपड़ा इत्यादि हो गया। क्या आपने यह ध्यान दिया है कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए थे। यानी आपने नोटिस किया होगा कि ये वही पदार्थ होते हैं जो गलते सड़ते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब तक हमने ये ध्यान दिया कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ देखने के लिए मिलते हैं उन पदार्थों को हम 2 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। सड़ने गलने वाली चीजें जिन्हें हम कहते हैं कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया वाला, हमने अभी पढ़ा था कंपोस्टिंग, और जो चीजें गल सड़ नहीं सकती दोबारा प्रयोग की जा सकती हैं। तो वही कह रहा है क्या कि किसान जो है वो कई बार आपने नोटिस किया होगा कटाई के पश्चात सूखी पत्तियां, फसली पादपों को, अवशिष्टों को जलाते हुए आपने देखे होंगे। इस तरीके से वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं और कहीं ना कहीं ये कानूनन अपराध है। इसको
जलाने से अच्छा है कि इसको गला सड़ा दिया जाए, मिट्टी में दबा दिया जाए। मिट्टी में दबने के बाद ये गल सड़ कर जो है मिट्टी का ही भाग बन जाते हैं, और जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है और प्रदूषण भी नहीं होता है। पत्तियों का जलाना एक हार्मफुल, यानी कि आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैसें छोड़ती हैं, जिनसे हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली और बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण और विचार इस प्रकार है। बूझों ने अपनी कॉपी में लिखा कि पत्तियों को ना जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जलाने के बाद सब अपने घर घर पहुंच जाते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं और घर में पहुंच जाते हैं, पर वो ये नहीं देखते हैं कि खेतों में आग लगाने से कितना धुआं निकलता है। आपने देखा होगा सर्दियों का जब मौसम आता है तो लोग पराली जला देते हैं, और जलाने के बाद जब सर्दियों में बेटा धुंध बैठती है तो उस धुंध में बहुत सारा काला कचरा आता है। क्योंकि देखो, जो प्रकृति को आप दोगे प्रकृति वो आपको वापस करेगी, ये बात तो सही है। पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा कि सरकार ने पत्तियों को जलाना और चोरी क्यों नहीं माना, यानी कि पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। वास्तव में चोरी नहीं है, इसका अभिप्राय गैर कानूनी और अपराध से था। चोरी का मतलब उनका चोरी से नहीं था, यानी कि पहली ये नहीं कह रही कि चोरी करना गैर कानूनी यानी अपराध में आता है। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए, और बनाना भी चाहिए। क्योंकि देखो, जब कानून होंगे तभी लोग सुधरेंगे, वरना मैं और आप सुधरने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा ना, चलान जब महंगे हो गए तो लोगों ने हेलमेट लगाना भी शुरू कर दिया। पहले ड्राइवर हेलमेट नहीं लगाता था, अब तो पैसेंजर भी हेलमेट लगाते हैं। क्यों? चलान बढ़ गया भैया, 1000 रुपए का चलान हो गया, 1000 रुपए का तो हेलमेट नहीं आता। तो लोग कहते हैं चल ठीक है, 300 रुपये 400 रुपये का थोड़ा लोकल सा ही हेलमेट ले लेंगे, काम चल जाएगा, कम से कम 1000 रुपये तो बचेंगे। पर कहीं ना कहीं डर की वजह से ही ये हो पाया है, ये तो हमें भी पता है। अगर डर नहीं होता तो हम ऐसा नहीं करते। अब हम बात करने वाले बेटा वर्मी कंपोस्ट के बारे में। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, जैसे आपको भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधों को वृद्धि और विकास करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और उन पोषक तत्वों को उन्हें कहाँ से मिलेगा बताओ आप? वो आप प्रदान कर सकते हो अगर आप उर्वरक या खाद चीजें जो है वो मिला दें। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि देखो, एक तो आप कंपोस्ट बनाओगे तो पहली बात कचरा का निपटान होगा, कचरा कम होगा, और दूसरा ये है कि पेड़ पौधों के वृद्धि और विकास से हमारा ही वृद्धि और विकास है। तो वही कह रहे हैं कि आप मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केचुए किसान के सबसे अच्छे मित्र कहलाते हैं? ऑब्वियस सी बात है। ये पता लगाएं कि केचुए की एक प्रजाति लाल केचुआ कंपोस्ट में कैसे उपयोगी होता है। बिल्कुल, लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट अथवा क्रीमी कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कि खाद बनाने की वो विधि जिसमें केचुए का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। देखो, चीजों को सड़ाना या गलाना बहुत आसान है, चीजें खुद सड़ और गल जाती हैं, उन्हें सड़ाने और गलाने की कोई विधि नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन अगर हम विशेष प्रकार की विधि से उसे सड़ाएं या गलाएं, यानी कि केचुए का प्रयोग करके, तो उसे हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट अथवा क्रीमी कंपोस्टिंग। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है क्रियाकलाप 2। वही कह रहा है क्या कि लगभग आप ये कार्य कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो खाद वगैरह है, जो खाद आप तैयार करते हैं उसको आप घर पर बना सकते हैं, आप अपने मैदान में बना सकते हैं, स्कूल में बना सकते हैं। कुछ खाने वाली चीज़ें लें, पत्ते वत्ते लें, सड़ने वाली चीज़ें लें, उसको गड्ढा खोदे, दबा दें और उसमें थोड़े बहुत केचुए छोड़ दें, पानी वगैरह डालकर छोड़ दें। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद केचुओं की संख्या उसमें बढ़ जाती है और चीज़ें जल्दी गलने और सड़ने लग जाती है। और गलने और सड़ने के बाद जो केचुए का निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। साथ ही जो केचुए ने बड़ी बड़ी चीज़ों को खा खा कर छोटा कर दिया है वो भी मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि इस तरीके से आप जो है वो अपना कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। आपके लाल केचुए को भोजन चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप इन्हें फल तथा सब्जियों का अवशिष्ट या कॉफी या चाय के छानने के बाद जो बच जाती है पत्तियां, वो भी आप देकर इन्हें खाना दे सकते हैं। इस गड्ढे में भोजन को भरना है, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक दबा कर रखना है। अच्छा हो सकता है नमक, अचार, तेल, सिरका
मांस, दूध से निर्मित अवशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केचुए को ना दें। यानी लाल केचुए जो है बेटा वो नमक से या खटाई से मर जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ऐसा ना समझे कि आप केचुए को पाल रहे हैं और उसको आप देने लग गए, भैया क्या दे रहे हैं, भाई खाना दे रहे हैं, पनीर की सब्जी खिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं। वो नहीं खाएंगे वो, क्योंकि तेल मसाले उन्हें डाइजेस्ट ही नहीं होते, पचते नहीं है। वो सिंपल जो कह सकते हो ना कच्चे पदार्थ होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उनको खाते हैं। तो उनको जो है आप सब्जियों का छिलका दे सकते हैं, चाय पत्ती की पत्तियां दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। अब वही कह रहा है कि इनको अगर आप डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से जो है ये वस्तुएं गड्ढे में डालने पर उनमें रोग का कारण बन सकती हैं और जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद वो मर भी सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सड़ने वाली गलने वाली चीज़ें आप डाल दें। ठीक है, ये आहार है जो आप केचुए को देंगे और केचुए इनके ऊपर जो है वो खाना खाएंगे और धीरे धीरे जो है वो इनको सड़ाएंगे। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं गिजर्ड, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। गिजर्ड, ठीक है, इनके दांत नहीं होते हैं। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला दें तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। और कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। यानी कि जो छोटे छोटे से केचुए हैं वो अपने लगभग शरीर के जितना ही खा सकता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि इससे आप विभिन्न प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं और कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। जब वो खाते हैं तो चीज़ों को सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद जो कृमि प्रयोग में लिए गए थे, इसलिए इसे हम वर्मी या कृमि कंपोस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इस कृमि ने यहाँ पर कंपोस्ट बना दिया है और वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद आप इसे खेतों में डाल सकते हैं। ये अच्छा खाद होता है और इससे बेटा पेड़ पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। ऑब्वियस सी बात है, आप बिना सोचे समझे अगर कचरे को इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी मचाएंगे। अपने घर का कचरा 5 से 10 लीटर की कोई एक बाल्टी में रखिए और उसको एकत्रित कीजिए। जब पूरा भर जाए तो अपने सदस्यों की संख्या जानते हुए अपने शहर का अंदाजा लगाइए कि आपके शहर में कितना कचरा इकट्ठा होता होगा। ये तो सिर्फ एक छोटे से हिस्से का कचरा है जो कि इतना ज़्यादा है। अब सोच के देखो कि किसी बड़े हिस्से में कितना कचरा आता होगा। हम विभिन्न प्रकार के कचरों को जला देते हैं, गंदगी मचाते हैं। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास में गंदगी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर अब तक हमने क्या नोटिस किया, यही कि भैया कचरे को हमें निपटान करना चाहिए। हमें जो चीज़ें ऐसी लगती है जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ों के, अगर हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं बेटा, तो उनकी हम थैलियाँ या बैग्स बना सकते हैं। उनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। उनसे हमें रस्सियाँ बनाई जा सकती है, उनसे आप कर्टेन्स बना सकते हैं, उनसे आप डिज़ाइनर टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को फेंके ना, उनका प्रयोग करें, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से उनकी जो खपत है वो कम हो जाएगी और प्रदूषण भी कम होगा। ऐसे कह रहे हैं क्या कि कागज अगर आप प्रयोग करते बेटा तो कागज को जलाएं नहीं, उसको पुनः चक्रण करने के लिए या तो बेच दें या फिर आप कबाड़ी वाले वगैरह आते हैं उनको दे दें, वैसे ही दे दें, जिससे कि वो ले जाकर उसको बेच देते हैं रद्दी के तौर पर और आप उनका फिर से जो है वो प्रयोग कर पाते हैं। कंपनियों द्वारा फिर से निर्मित कर दिया जाता है, रिसाइकल कर दिया जाता है। आप अगर उसे जला देंगे तो उसकी जो कह सकते हो एबिलिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है और जिसकी वजह से पूरा जो पन्ना है वो खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, आप जैसे शादी के कार्ड होते हैं, ठीक है, और कह सकते हो विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जैसे अमेजन वगैरह से सामान मंगाते हो तो गत्ते वगैरह आते हैं, उनसे आप विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं, उन गत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, फोटो फ्रेम बना सकते हैं, शादी के कार्ड इत्यादि से जो है डेकोरेटिव ग्रीटिंग्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों को हैप्पी बर्थडे विश पर या फिर न्यू ईयर विश पर दे सकते हैं, अपने माता पिता को विश कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे आर्ट और कह सकते हो टेक्निक्स होते हैं जिनसे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कागज का पुनः चक्रण, कागज के लिफाफे, समाचार पत्र, पुरानी नोटबुक, बेकार कागज, इन सब की आवश्यकता आपको जब नहीं होती है तो आप इनका पुनः चक्रण कर दीजिए। चमकदार जो प्लास्टिक लेपित कागज है उनका उपयोग मत कीजिए, क्योंकि उनके ऊपर
प्लास्टिक होता है बेटा, और उनका प्लास्टिक जो है वो जल्दी गलता सड़ता नहीं है। तो वही कह रहे हैं क्या कि इनसे आप लुगदी बनाइए और विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं कागज के लुगदी बनाकर। वो कह रहा है क्या कि फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना सकते हैं आप, जो है डेकोरेटिव पौधा बना सकते हैं उनको मोड़ तोड़ कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लास्टिक वरदान भी है और अभिशाप भी, ये बात भी हम कर चुके हैं। वरदान तो इस तरीके से है क्योंकि अगर प्लास्टिक का निर्माण नहीं होता तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती और चीज़ें बहुत ही महंगी होती। सोच के देखिए आपके आसपास में आप कहाँ से प्लास्टिक की शुरुआत नहीं करते हैं। आप अर्ली इन द मॉर्निंग में जब आप नहाने जाते हैं बेटा तो प्लास्टिक का जग इस्तेमाल करते हैं। बेटा आप जब शर्ट में बटन लगाते हैं तो बटन प्लास्टिक का होता है। शूज में जब आप लेस बांधते हैं तो लेस के ऊपर प्लास्टिक की रैपिंग होती है। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक से हम पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। कोई भी खाना लाते हो, सामान लाते हो, फूड जो रैप्ड चीजें होती है, पैक्ड चीजें होती हैं, प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक का लैपटॉप, प्लास्टिक के मॉनिटर, प्लास्टिक के टीवी, प्लास्टिक के मोबाइल के केसेस। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक से हम पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, इसलिए प्लास्टिक अपने आप में वरदान तो है। हम कहते हैं जूते, कंघी, दांत के धोने वाले ब्रश, बाल्टी, बॉटल, ये सब जो है हमारे कहीं ना कहीं प्लास्टिक से ही बने हुए थे। अगर ये नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता तो चीज़ें बहुत महंगी होती। बिल्कुल सही है। अब कहते हैं क्या कि प्लास्टिक का प्रयोग हम करते तो है, लेकिन अगर हम सही तरीके से करें तो प्रदूषण को कम कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको हम रिसाइकल करते हैं और कुछ हद तक रिसाइकल होने के बाद उनका प्रयोग होना बंद हो जाता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कूलर आते हैं प्लास्टिक के, फाइबर कूलर होते हैं वो। जब प्लास्टिक बहुत बार इस्तेमाल कर लिया जाता है तो प्लास्टिक की क्षमता खत्म हो जाती है, खराब सा हो जाता है वो। तो उनके साथ कुछ फाइबर को मिलाकर कूलर बनाया जाता है जिससे हम प्लास्टिक का और उपयोग कर सकें। तो प्लास्टिक को हम बार बार प्रयोग में लेकर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हो तो प्लास्टिक का प्रयोग जो है मिनिमम करो। हम इससे बच बिल्कुल नहीं सकते। अगर आप देखो तो आप किसी भी तेल को खरीदते हो जो हेयर ऑयल होता है, प्लास्टिक की बोतल में आता है। अगर आप टूथपेस्ट की बात करो, प्लास्टिक के कंटेनर में आता है। तो इसीलिए प्लास्टिक से हम बच तो नहीं सकते, पर उसका प्रयोग कम करके हम कहीं ना कहीं, जैसे आप मान लो सब्जी लेने जाते हो तो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ना करके आप जूट के थैले वगैरह लेकर जाओ, जिनसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं। प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंको, प्लास्टिक को अलग रखो जिससे कि उनका दोबारा पुनः चक्रण किया जा सके। तो इस तरीके से ये प्लास्टिक के बारे में बातें थी। अब कह रहे प्लास्टिक के अति उपयोग को नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला, हम प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग करें। जहां संभव हो सके उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें थैलियों का प्रयोग कम करना चाहिए। दुकानदारों से कागज के थैले के उपयोग करने की मांग करनी चाहिए, जूट के थैले के उपयोग करने की मांग करनी चाहिए। हम खाद्य पदार्थों को संग्रहण करने के लिए प्लास्टिक के थैले का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और ना ही बाहर फेंकें। हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई के अवशिष्ट पदार्थों को विवेकपूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। हम कागज पुनः चक्रित कर सकते हैं। हम कागज के दोनों ओर लिखें, एक तरफ लिखकर उसे छोड़े ना, या फिर रफ कार्य के लिए हम स्लेट का प्रयोग करें, या आजकल डिजिटल पैड का प्रयोग कर सकते हैं। मुश्किल से 150 से 200 रुपए का आपका डिजिटल पैड आ जाता है जिसपे आप गुणा भाग कर सकते हो रफ कार्य। इससे हम बहुत सारे पेपर को बचा सकते हैं। आपको पता होगा लगभग 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 अडल्ट पेड़ों को काटा जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप बदलाव करेंगे तो हमारे बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। हम अपने परिवार, मित्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों से निपटान करने के लिए थोड़ा जागरूक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे पाठ में हमने ये सीखा कि जिन पदार्थों का प्रयोग मिनिमम हो सकता है उनका मिनिमम करना चाहिए, जिनका पुनःचक्रण हो सकता है उन्हें पुनःचक्रण करना चाहिए। अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं या वेस्ट पदार्थ जो होते हैं उनको हम अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग डस्टबिन का प्रयोग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें हम खाद को तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट या कृमि कंपोस्ट वो विधि है जिसमें हम केचुए या फिर अन्य सूक्ष्म जीवों की मदद से खाद को तैयार करते हैं। उनको तैयार करने के लिए हमें किचन के वेस्ट की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक या फिर जो स्पाइसी चीज़ें होती है, खाने में जो मसालेदार चीज़ें होती है उनको ना दें, क्योंकि वो मर सकते हैं, उनको बीमारी हो सकती है, उससे आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार नहीं हो पाएगा। भराव क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो निचले स्थान होते हैं, जो हमारे रहने वाली जगह से गड्ढे में होते हैं। उन गड्ढों में हम कचरा भर के उसको समतल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं।
पर कचरा उसमें प्लास्टिक इत्यादि को ना भरें, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक इत्यादि को भरोगे तो बेटा वो प्लास्टिक 100 सालों में भी नहीं सड़ने गलने वाला है। तो पहले उसको छांट लें और जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं उनको ही भरें। उसके बाद कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, पुनः चक्रण, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। सारांश के रूप में अगर हम बात करें तो भराव का क्षेत्र वह स्थान होता है जहां शहर या नगर के कचरे को एकत्रित करके पाटा जाता है। उसके बाद रसोई घर के अपशिष्ट पदार्थों को पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केचुए द्वारा कंपोस्टिंग करने की विधि को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। कागज का पुनः चक्रण करने से कागज की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है, पेड़ को काटने से रोका जा सकता है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करेंगे तो ज़्यादा कहीं ना कहीं निपटान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगले हम वीडियो के अंदर इसके अभ्यास के प्रश्नों की बात करेंगे बेटा, और जो कुछ भी आपने आज सीखा इन सब चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा अच्छा पढ़ते रहें, अच्छा सीखते रहें। लगभग आधे घंटे की क्लास में हमने ये पूरा पाठ पढ़ लिया। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिस वीडियो के अंदर हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था, हालांकि यहाँ पर ऊपर मिस टाइटल हो गया है, पार्ट नंबर 5 हो गया है, लेकिन ये पार्ट नंबर 1 था। और आने वाली वीडियो के अंदर हम इसका एक छोटा सा समरी तैयार करेंगे जो 5 से 10 मिनट का होगा, और उसके अंदर आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर और फिर अभ्यास के प्रश्नों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर।